Hello students and welcome again class of Webicom semester 3rd. Myself Professor S.M. Chogule, Department of Commerce at MGB's Arts, Commerce and Science College, Malegaon City, District Nasik. तो जैसे कि पहले लेक्चर में हमने देखा है कि कॉस्ट इनवर्स अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट स्पेशल पेपर उसी के एमसीक्यूज हम यहाँ पर देख रहे हैं। सेकंड लेक्चर में जो सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है उसी पर हम यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो शुरू करते हैं। जो सेकंड टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्टिंग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस सेमेस्टर का। जो इम्पोर्टेंट जो कॉस्ट है, कॉस्ट के एलिमेंट्स जो है उसका हमें यहाँ पर स्टडी करना है और उसके साथ में जो कॉस्ट शीट प्रिपेयर किया जाता है, तो कॉस्ट शीट किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, क्या होता है, कौन कौन सी कॉस्ट कैसे ली जाती है और सेलिंग प्राइस कैसे इंक्रीज की जाती है, वो हमको इस टॉपिक में उसका हमको स्टडी करना। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नॉर्मल कंडीशन में जब एग्जाम हुआ करते थे तब इसी टॉपिक पर जो कॉस्ट शीट है उसी पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पूछा जाता था सॉल्व करने के लिए परफेक्ट। अब एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चन हमारे, तो उसमें फिर भी ये टॉपिक एमसीक्यूज के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे इसमें ऐसे कॉन्सेप्ट्स है पर एमसीक्यूज जा सकते हैं। इसमें से कुछ मेरे हिसाब से कुछ इम्पोर्टेंट 20 एमसीक्यूज क्वेश्चन हमारे लिए लेकर आ रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। टुडेज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट क्लासिफिकेशन कैन बी डन इन डैश डैश केस। ये पहले मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि जो कॉस्ट है वही सबसे इम्पोर्टेंट है और कॉस्ट के क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो कॉस्ट की क्लासिफिकेशन किस तरह से की जाती है, एंड द ऑप्शंस आर 2 ways, 3 ways, 5 ways या मेनी वेज। तो मैं तो यहाँ पर बता रहा हूँ कि कॉस्ट जो है उसकी क्लासिफिकेशन जो होती है और मेनी वेज, जैसे अकॉर्डिंग टू देखो एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू वेरिएबिलिटी, अकॉर्डिंग टू कंट्रोलेबिलिटी, नॉर्मेलिटी, ऐसे बहुत टाइप से कॉस्ट के क्लासिफिकेशन किए जाते हैं। जैसे बिहेवियर वाइज अगर हम देखें तो फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रोलेबल कॉस्ट, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, नॉर्मल वाइज तो नॉर्मल कॉस्ट, एबनॉर्मल कॉस्ट, लिमिट वाइज अगर देखें तो मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस, बहुत तरह से कॉस्ट के क्लासिफिकेशन किए जाते हैं। सो आवर राइट आंसर इज डी, मेनी वेज। तो ये अच्छी तरह से जान लो, समझ लो कि क्लासिफिकेशन ऑफ जो कॉस्ट है ये बहुत वेज है। सो कॉस्ट क्लासिफिकेशन कैन बी डन इन मेनी वेज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट कॉल्ड एज। अब कॉस्ट के जो मेन जो क्लासिफिकेशन वो जो दो है, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट में क्या आता है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। तो तीनों को मिलाकर टोटल ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस भी जिसे कहते हैं, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्या कहा जाता है। एंड द ऑप्शंस आर कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्राइम कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट। तो अच्छी तरह से समझ लो, जब हम कॉस्ट शीट जब हम प्रिपेयर करते हैं तो वहां पर ये सब चीजें आती है, ये सब कंसेप्ट वहां पर है। कॉस्ट ऑफ सेल है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, प्राइम कॉस्ट है, वर्क्स कॉस्ट, वहां हम पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो ऑल डायरेक्ट कॉस्ट जो है, जिसमें मैं तुम्हें बता चुका हूँ, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट में, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तीनों को मिलाकर जो आता है, जो अमाउंट आती है, उसे प्राइम कॉस्ट कहते हैं। सो द टोटल ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट called as prime cost. So our right answer is C, prime cost. Then next question, and dash is called as tender. Tender किसे कैसे है? A estimation of cost, B estimation of profit, estimation of units, the estimation of the selling price. तो टेंडर जो प्रिपेयर किया जाता है
वो सेलिंग प्राइस के लिए किया जाता है, मतलब एस्टिमेशन ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो आवर राइट आंसर इज डी, एन एस्टिमेशन ऑफ द सेलिंग प्राइस इज कॉल्ड एज टेंडर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, change in cost due to change in the level of activity is called, and the options are marginal cost, differential cost, abnormal cost या D uncontrollable cost। तो यहाँ पर देखो, चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी, जो दो कॉस्ट जो होती है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट वेदर द लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज, but the variable cost is change with the level of activity proportionately। तो वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो हमेशा चेंज होती है। अब यहाँ पर आप तुम देखोगे तो वेरिएबल कॉस्ट का ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट आल्सो कॉल्ड एज मार्जिनल कॉस्ट। तो आवर राइट आंसर ए, मार्जिनल कॉस्ट। जैसे उसे क्या कहा जाता है, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट को ही मार्जिनल कॉस्ट भी कहा जाता है। ये सारी बातें हमारे ध्यान में रहना जरूरी है, अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो और राइट आंसर इज ए। और कई बार क्या होता है कि वेरिएबल कॉस्ट तो स्टूडेंट्स को पता है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट को ही मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं ये पता नहीं है। यहाँ पर तुम्हें मालूम होने के बावजूद भी हमारा ये क्वेश्चन रॉन्ग आ सकता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वेरिएबल कॉस्ट इज आल्सो कॉल्ड एज marginal cost। Then next question, the value of a benefit sacrifice in favor of an alternative course of action is called dash dash, and the options are sunk cost, opportunity cost, cost या cost। तो देखो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है, जिसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। जब हम कोई भी प्रोडक्शन, अगर कोई भी चीज का हम जब प्रोडक्शन करते हैं, एक अपॉर्चुनिटी क्या करते हैं वहां पर सैक्रिफाइस करते हैं, तो उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। सो अवर राइट आंसर बी, एंड द वैल्यू ऑफ ए बेनिफिट सैक्रिफाइस इन फेवर ऑफ एन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन इज कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द warehouse rent is a part of that। अब उसके ऑप्शन दिए हैं सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। इसका आंसर बताने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, जरूरी समझता हूँ कि देखो, देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब डायरेक्ट कॉस्ट में क्या आता है तो मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, फिर भी एक बार बताता हूँ। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये आते हैं डायरेक्ट कॉस्ट में। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, द एग्रीगेट ऑफ ऑल इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट, उसे इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं, और उसे ही ओवरहेड्स भी कहा जाता है। में उसके चार क्लासिफिकेशन है, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, सेलिंग एंड। तो उसमें से ये है वेयर हाउस रेंट जो है, ये कौन सी कॉस्ट है, ये कौन सी पार्ट है, इसमें सेलिंग है, ऑफिस है या फैक्ट्री है। तो जब प्रोडक्शन होने के बाद वेयर हाउस में वो गुड्स जो हम रखते हैं, तो वो जो कॉस्ट होती है वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है। सो वेयर हाउस रेंट इज ए पार्ट ऑफ distribution cost। So our right answer is B, distribution cost। Then next question is the aggregate of all indirect cost called as, the aggregate of all indirect cost called, and options are prime cost, marginal cost, total cost या overhead cost। अगर तुम्हारा अच्छी तरह से तुम सुन रहे हो तो इसका आंसर जस्ट पहले मैं दे चुका हूँ, द एग्रीगेट ऑफ ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट। वहां पर क्या आती है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो द एग्रीगेट ऑफ ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट आर कॉल्ड एज ओवरहेड। फिर से एक बार ये दो जो कॉन्सेप्ट है, जो दो ट्रांजेक्शन से बताना चाहूंगा, द एग्रीगेट ऑफ all direct cost, direct material, direct labor and direct expenses called as prime cost, and the aggregate of all indirect cost, indirect material, indirect labor and indirect expenses called as overheads। So our right answer is D, overhead। Next question,
indirect material used in production is called as, प्रोडक्शन में जो इनडायरेक्ट मटेरियल यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स या डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये चार टाइप से ओवरहेड के ओवरहेड्स आर क्लासिफाइड इनटू these four types: factory overheads, office and administrative overheads, selling overheads and distribution overheads। उसमें से इनडायरेक्ट मटेरियल जो प्रोडक्शन में यूज किया जाता है वो कौन सा हो सकता है? ऑफिस नहीं हो सकता, सेलिंग में नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन। तो is factory overheads. So our right answer is A, factory overheads। तो देखो, indirect material used in production is called as factory overheads। Then next question, ninth, normal cost are generally dash cost: controllable cost, avoidable cost, unavoidable cost या favorable cost। तो नॉर्मल कॉस्ट जो होती है, नॉर्मल कॉस्ट किसे कहते हैं? नॉर्मली जो कॉस्ट इनकर होती है, जैसे हमें कुछ भी अगर प्रोडक्शन करना है तो यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये नॉर्मल कॉस्ट ये इनकर्ड होती है। नॉर्मल कंडीशन में जो कॉस्ट इनकर्ड होती है ये नॉर्मल कॉस्ट कहते हैं। तो जो नॉर्मल कॉस्ट है इसे अवॉइड नहीं कर सकते, इट इज अनअवॉइडेबल कॉस्ट। तो आवर राइट आंसर इज सी, अनअवॉइडेबल। तो देखो अभी क्या होगा, पूरी कंसेप्ट क्या होगी? नॉर्मल कॉस्ट आर जनरली अनअवॉइडेबल कॉस्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडिट फीस इज ए पार्ट ऑफ, ऑडिट फीस जो है वो कौन सी कॉस्ट है? फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स या डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखते ही पता चलता है ये फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है, सेलिंग का कोई नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, तो कौन सा होगा? पी जो है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। so audit fees is a part of administration overheads, right answer is B। then next question, 11th, a document which provides for the detailed cost center and cost unit is dash dash: A tender, B cost sheet, C invoice या D profit statement। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एक क्वेश्चन भी है और जिसका जो आंसर है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वही ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इस सेकंड टॉपिक का, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट। तो आवर राइट आंसर इज बी, कॉस्ट शीट। तो document which provides for the detailed cost center and cost unit, कॉस्ट शीट, ये उसकी कॉन्सेप्ट है। कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट वेरी इंपॉर्टेंट। कॉस्ट शीट हम प्रिपेयर करते हैं, कॉस्ट शीट किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है नोट्स में। अब ये एमसीक्यूज में बस इतना ही। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन जो है, डायरेक्ट मटेरियल इज ए डैश डैश कॉस्ट। जैसे मैं बता चुका हूँ, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। So the direct material is a dash cost and options are fixed, variable, semi fixed या semi variable। तो ये एक बात यहाँ पर पूरी अच्छी तरह से अभी पक्की कर लो, जो मैं बताने जा रहा हूँ। डायरेक्ट मटेरियल इज वेरिएबल कॉस्ट। डायरेक्ट जो होता है वो हमेशा वेरिएबल होता है, डायरेक्ट जो होता है वो फिक्स होता है। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट कॉस्ट जो है तो जनरली वो वेरिएबल ही होती है, और जो इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होती है वो ज्यादातर फिक्स कॉस्ट होती है। तो राइट आंसर इज बी, वेरिएबल। डायरेक्ट मटेरियल इज ए वेरिएबल कॉस्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इज डैश डैश। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट कौन सी है? अब मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट ये सब कॉस्ट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? जो मटेरियल जो मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या, अगर कोई भी चीज का अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग करना है, कोई चीज हमें का प्रोडक्शन करना है, सबसे अहम, सबसे जरूरी होता है रॉ मटेरियल। तो अवर राइट आंसर इज ए, मटेरियल। In manufacturing industries, the most important element of cost is material. Then next question,
आउट ऑफ द फॉलोइंग डैश इज नॉट ए फैक्ट्री। और जो दिए हैं ऑप्शंस, टेक्निकल डायरेक्टर्स फीस, प्रॉपर्टी टैक्स ऑन फैक्ट्री प्रीमाइसेस, वर्क स्टेशनरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल, जैसे कौन से ऐसे कॉस्ट है जो फैक्ट्री ओवरहेड नहीं है, मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है। अगर देखें ये जो है टेक्निकल डायरेक्टर्स फीस, देखो डायरेक्टर्स फीस अगर है तो वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जाता है, लेकिन यहाँ पर कौन सा है, टेक्निकल डायरेक्टर्स फीस है, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा। अगर सिर्फ डायरेक्टर फी होता तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में चला गया होता, तो यहाँ पर टेक्निकल डायरेक्टर है। देन प्रॉपर्टी टैक्स, सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स है तो बात अलग है, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स ऑन फैक्ट्री प्रीमाइसेस, सिर्फ टैक्स भी नहीं है, टैक्स है लेकिन किस पर है, फैक्ट्री प्रीमाइसेस पर है, तो इट इज फैक्ट्री ओवरहेड। वर्क स्टेशनरी, अब स्टेशनरी जो है वो ऑफिस ओवरहेड है, ऑफिस, लेकिन वर्क स्टेशनरी है, वर्क्स मतलब फैक्ट्री, तो फैक्ट्री से रिलेटेड ही है, तो ये भी फैक्ट्री ओवरहेड ही है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल, हम जब प्रोडक्शन करते हैं और एडवर्टाइजमेंट के लिए हम सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल जो होता है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होता है, तो इट इज नॉट फैक्ट्री ओवरहेड। कौन सा, डी जो है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल। सो अवर राइट आंसर इज डी, बिकॉज ए बी सी जो है all these are factory overheads, but D, distribution of sample is not factory overheads. Next question, dash is an example of indirect labor. Indirect labor का example कौन सा है, wages paid to supervisor, salary paid to clerk, salary paid to watchman, या all of the। अब इनडायरेक्ट लेबर किसे कहते हैं वो हमें अगर पता है, अगर हम जानते हैं, तो इसका आंसर हम सही से दे सकते हैं। इनडायरेक्ट लेबर वो होते हैं दोज लेबर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होते लेकिन काम करते हैं, उनको उनका पेमेंट भी दिया जाता है, जैसे सुपरवाइजर है, क्लर्क है, वॉचमैन, ये सबको पेमेंट दिया जाता है, ये सब कॉस्ट है, लेकिन all supervisor, clerk, watchman are not directly related to the production. So wages paid to supervisor, salary paid to clerk, and salary paid to watchman, all are the examples of indirect labor. So our right answer is D, all of the above. ये सब indirect labor है, so our right answer D, all of the above. Next question, fixed cost per unit increase when डैश डैश। अब इसका आंसर देने से पहले मैं फिक्स कॉस्ट क्या है उसके बारे में थोड़ा सा तुम्हें बताना चाहूंगा। फिक्स कॉस्ट, कॉस्ट which remain constant whether the volume of production increase or decrease। प्रोडक्शन में प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है, लेकिन वो जो कॉस्ट होती है उस पर कोई असर नहीं होता है। इन टोटल अमाउंट इट रिमेन कांस्टेंट, ये बात ध्यान में लो, इन टोटल अमाउंट, in total amount it remain constant, but it in per unit it's change। प्रोडक्शन जैसे बढ़ाया जाता है, when production volume production increase, fixed cost per unit decrease, and when volume of production decrease, fixed cost per unit। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखो। और जो सेकंड जो है वेरिएबल कॉस्ट, पूरी इसके अगेंस्ट है। इन टोटल अमाउंट वेरिएबल कॉस्ट चेंज proportionately with the volume of production, but in per unit variable cost remain constant। ये दो बातें बहुत जरूरी है, बहुत अहम है, फिर से एक बार उसको मैं दोहरा रहा हूं, अच्छी तरह से सुन लो। फिक्स कॉस्ट इन टोटल अमाउंट, फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, बट इन पर यूनिट फिक्स कॉस्ट चेंज रिवर्सली। जैसे when the volume of production increase, fixed cost per unit decrease, and when volume of production decrease, fixed cost per unit increase। और इसके अगेंस्ट वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन, in total amount those costs which change with the volume of production proportionately, in total amount variable cost change, but in a per unit variable cost remain constant। या इसका आंसर क्या होगा फिर, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज व्हेन सेल्स इंक्रीज, सेलिंग प्राइस डिक्रीज, प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज, या प्रोडक्शन वॉल्यूम डिक्रीज। तो जैसे मैं बता चुका हूं, प्रोडक्शन वॉल्यूम
जैसे चेंज होता है उसी हिसाब से रिवर्सली चेंज होती है। मतलब प्रोडक्शन वैल्यू में अगर डिक्रीज है तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज होती है। सो अवर राइट आंसर इज डी, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज व्हेन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। ये बहुत ही अहम, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉस्टिंग का। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, उनके कंसेप्ट, उनका डिफरेंस बहुत ही जरूरी है। तो वो समझ ले तो उसी पर बहुत सारी कॉस्टिंग के टेक्निक पर डिपेंड है। जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग है, बजट, फ्लेक्सिबल बजट है, चलकर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, बहुत सारी कॉस्टिंग टेक्निक इसी पर डिपेंड है, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट concepts and parts in costing. In next question, dash dash change proportionately with change in output। जैसे मैं अभी बता चुका हूँ कौन सी कॉस्ट चेंज होती है, and the answer are fixed cost, variable cost, work cost या indirect cost। all of you know, जैसे मैं बता चुका हूँ कि वेरिएबल कॉस्ट चेंज, कि फिक्स कॉस्ट तो चेंज नहीं होती, फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट। तो आवर राइट आंसर इज वेरिएबल कॉस्ट बी, वेरिएबल कॉस्ट चेंज proportionately with change in। then next question, cost of goods sold is calculated as। cost of goods sold किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है? ऑप्शन ए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, बी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस सेल्स, सी ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हम कैलकुलेट करते हैं उसका सही फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। सो आवर राइट आंसर इज ए, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस, मतलब एड परचेसेस and less closing stock। opening stock add purchases less closing। next question, discarded material substance having no value is called scrap, waste, defectives या spoilage। जब हम प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन करने के बाद जो मटेरियल हम निकलता है साइड में बात, अब जो निकलता है जिसकी थोड़ी बहुत वैल्यू होती है उसे स्क्रैप कहते हैं। थोड़ी बहुत वैल्यू होती है उसे क्या कहते हैं? स्क्रैप कहते हैं। लेकिन जिसकी वैल्यू ही नहीं होती है उसे वेस्ट कहा जाता है। तो आवर राइट आंसर इज वेस्ट, बी। एंड द लास्ट क्वेश्चन, जनरली वेरिएबल कॉस्ट आर डैश डैश इन। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? फिक्स, एबनॉर्मल, कंट्रोलेबल या अनकंट्रोलेबल। तो हमेशा याद रखो, जनरली वेरिएबल कॉस्ट आर कंट्रोलेबल इन। वेरिएबल कॉस्ट जो होती है कंट्रोलेबल होती है, इट इज कंट्रोल बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, बट फिक्स कॉस्ट आर नॉट कंट्रोलेबल बाय द। so our right answer is C, controllable। generally variable cost are controllable in। देखो यहाँ पर ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है सेकंड यूनिट्स पर यहाँ पर मैंने लिए है। उम्मीद करता हूँ इसका तुम्हें एग्जाम में फायदा हो सकता है और इसी तरह के कुछ क्वेश्चन तुम भी और भी स्टडी कर सकते हो। और इसमें कॉस्ट शीट जो है, कॉस्ट शीट सबसे इम्पोर्टेंट है। ऊपर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं पूछा जाएगा तो, लेकिन फिर भी कॉस्ट शीट किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है वो तुम्हें मालूम होना बहुत जरूरी है। बस एक मिनट में बताता हूँ किस तरह से होता है। कॉस्ट शीट जो होता है वो देखो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हमने ऐड किया, नीचे आ गई प्राइम कॉस्ट। उसमें ऐड होता है ओवरहेड्स, जो पहला है फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड किया, उससे जो अमाउंट आती है उसे वर्क्स कॉस्ट कहा जाता है। उसके बाद में ऐड होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ऐड किया, नीचे आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसमें ऐड किया जाता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। बाद में आती है टोटल कॉस्ट में ऐड होता है प्रॉफिट और आखिरी में आती है सेलिंग प्राइस या सेल्स। तो इस तरह से कॉस्ट शीट का प्रोफार्मा है और अच्छी तरह से देख लो। अगर उसी पे में उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है लेकिन कॉस्ट शीट को जानना बहुत जरूरी है। आज के लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करता हूँ लेक्चर इस दिए गए जो क्वेश्चन है, जो भी डिस्कशन मैंने किया है, तो तुम्हें जरूर फायदा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो थर्ड यूनिट है उसी पर एमसीक्यू